नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आगरा में फिर गरजे पीएम मोदी, बोले माताएं बहनें सिर कटवा देंगी, किसी को मंगलसूत्र नहीं लेने देंगी। विपक्षी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा 1 ईयर 1 पीएम के फॉर्मूले पर विपक्ष। पीएम मोदी राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, कांग्रेस बीजेपी को भेजा नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। अरविंद केजरीवाल की याचिका के विरोध में ईडी ने दाखिल किया हलफनामा। ईडी ने केजरीवाल को बताया घोटाले का मास्टरमाइंड, कहा हमारे पास पर्याप्त सबूत, सीएम है तो क्या गिरफ्तार नहीं होंगे केजरीवाल। मुस्लिम आरक्षण पर फंसी कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक में मुस्लिमों को दिया गया पिछड़ा वर्ग का दर्जा, एनसीबीसी ने जताई हैरानी, पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा। कन्नौज में गरमाई राजनीति, अखिलेश और सुब्रत पाठक के बीच दूसरी बार होगा चुनावी मुकाबला। आज अखिलेश यादव ने किया कन्नौज सीट से नामांकन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की ललकार की। पीएम मोदी हर दिन अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा और फतेहपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा की। रैली के जरिए पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश नहीं बल्कि केवल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर लगी है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारी और लॉकर में पहुंचेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन में चर्चा चल रही है कि इंडी अलायंस वाले 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हैं। आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया है, लेकिन ये 1 ईयर 1 पीएम का क्या फॉर्मूला है? देखिए, आप प्रधानमंत्री के कैंपेन के पूरे क्रोनोलॉजी को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी एक मुद्दा उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे चल रही है। 2 दिन बीता नहीं, प्रधानमंत्री फिर कोई मुद्दा उठा देते हैं, विपक्ष पीछे पीछे चलता है। इसे कहते हैं स्मार्ट कैंपेन। कारण, चुनाव वही जीतेगा जो नैरेटिव तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से चुनाव के मुद्दे को तय कर देते हैं और विपक्ष की मूर्खता यह है वो पीछे पीछे चलते हैं। अभी ये एक्सरे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया तो चिट्ठी लिख रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री से हमें वक्त दीजिए, हम आपको अपना मैनिफेस्टो देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अरे, आपको जवाब देना है अपनी। कहाँ गया भाई आपका नैरेटिव? महंगाई और बेरोजगारी कोई डिस्कस कर रहा नहीं, मतलब यू लॉस्ट द नैरेटिव। आपके पास वो कन्विक्शन नहीं था और ना ही आपके पास वो सामर्थ्य बचा है कि आप नैरेटिव को सेट कर सके। मुद्दा क्या हो, अब वो तो बता दिया भाई, एक्सरे, महिलाओं के मंगलसूत्र, और ये बड़ा इमोटिव इशू है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियों में महिलाएं ज्यादा आती हैं, महिलाओं का वोट भी ज्यादा है। आपके पास महिलाओं को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। ऐड बना देने से थोड़ी होगा कि कमिंग सून 4 जून और उसके बाद स्विंग मशीन जो है, सिलाई मशीन जो है वो आप दे रहे हो, उस तरह के ऐड से वोट थोड़ी मिलता है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक और आज मुद्दा छेड़ दिया और ये मुद्दा ये है कि भाई तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है। अभी तक राहुल गांधी हो रहा था, अब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे ट्रैक पे गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है, तुम अगर सरकार में आ भी गए तो फिर एक साल कोई और रहेगा, दूसरे साल कोई और रहेगा, तीसरे साल, और वो क्यों रहेगा?
कि भाई देखिए, ममता बनर्जी भी करी प्रधानमंत्री, उद्धव ठाकरे भी बोले प्रधानमंत्री, केजरीवाल भी बोल रहा है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भी बोले प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव भी बोले प्रधानमंत्री। तो ये लीडरलेस विपक्ष है, ये नैरेटिव, ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। जी, तो पीएम मोदी जबरदस्त चुनावी फॉर्म में है, कांग्रेस को करारा जवाब दे रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बौखला उठी है। पीएम मोदी की शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची थी, जिसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर बीजेपी को नोटिस जारी किया है। हालांकि एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ भी लिया गया, जिसकी शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों को ही इसी का नोटिस मिला है, लेकिन दोनों के मामले कैसे एक दूसरे से अलग हैं? देखिए, दिस इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ये विपक्ष दिशाहीन है। भाई आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ 17 कंप्लेन कर दिया, क्या होगा उससे? भाई आपकी पार्टी में आपके साथ बहुत सारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पूछ लिया होता कि भाई ये कंप्लेन करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भाई आपने कंप्लेन किया, इन लोगों ने भी कंप्लेन कर दिया। सरकारी कामकाज कैसे होता है इलेक्शन कमीशन का, ये आपके वकील बता दिए होते। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस काम से क्या हुआ। आपका जो पुराना, जो शुरू से अटैक राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई निष्पक्ष नहीं है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है फिक्स्ड मैच है। अब दोनों को नोटिस दे दिया, पब्लिक तो कहेगी कि फिक्स्ड मैच नहीं है, न्यूट्रल है इलेक्शन कमीशन। वो जो है मोदी को भी नोटिस दिया, राहुल को भी नोटिस दिया, बात बराबर हो गया ना। क्या होगा इसका निष्कर्ष? इसका निष्कर्ष 0 बटा सन्नाटा। 5 दिन का टाइम दे दिया गया कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद 2 दिन और लगाएंगे, उन जवाब को एनालाइज किया जाएगा, दोनों को बुलाया जाएगा, वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाएगा। आपने क्या किया? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि जो निष्पक्ष नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो यू लॉस्ट इट। आप, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और उसके तमाम लोग ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि इन कंप्लेंट्स का कोई माने मतलब नहीं है। आपने ये सोच के किया कि भाई कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है निष्पक्ष ना होने का, पार्टीजन होने का हम आरोप लगाएंगे। हार के बाद ये कहेंगे भाई इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के फेवर में लीजिए। उधर भी नोटिस, इधर भी नोटिस, दोनों को माफ कर दिया जाएगा, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, मामला खत्म। तो ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है विपक्ष के लिए। जी, अगली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने अब इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामा दाखिल कर ईडी ने कहा कि कई बार समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल सीएम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ईडी ने कहा कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले गए और नष्ट कर दिए गए। इसी के साथ ईडी ने कई खुलासे किए हैं, जिससे केजरीवाल का बचना अब मुश्किल है। ईडी के हलफनामे में क्या क्या है? ईडी के हलफनामे में बस यही कहा गया है कि शीश महल में रहते हो, अपने आप को दिल्ली के मालिक समझते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हर आरोपी, हर सिटीजन कानून की नज़र में, कोर्ट की नज़र में, ईडी की नज़र में, सीबीआई की नज़र में वो बराबर है। इसलिए अपने आप को स्पेशल समझना बंद करो। पहली चीज़, किस चीज़ का जवाब दे रही है ईडी? तो आपने ये प्ली लगाया है कि जो अरेस्ट किया गया है वो इल्लीगल है। तो वो इल्लीगल कैसे है? तो आपने 3-4 दलीलें दी। दलील ना कहें, इसे कुतर्क कह सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी दलील ये है कि देखिए, मैं नेशनल पार्टी का एक लीडर हूँ,
नेशनल कन्वीनर हूं, मुझे इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है। ईडी ने लिखा है कि अगर हमने केजरीवाल को इस आधार पे कोई रिलीफ दे दी तब तो हर क्रिमिनल चुनाव के समय नॉमिनेशन डाल देगा। अब ये एक आतंकवादी, अब अमृतपाल, उसने नॉमिनेशन कर दिया, खबर आ रही चुनाव लड़ने वाला है वो, तो उसको छोड़ दिया जाएगा कि कैंपेन कर रहा है। ये कैसी बात है? तो एक तो वो, दूसरा कि देखिए हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत का भंडार डाल दिया। तीसरा ये कहा गया ये डिलिबरेटली बीजेपी के कहने पे किया जा रहा है, मैं एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हो रहा है। ईडी ने अपने जवाब में लिखा कि आर्टिकल 14 सबको इक्वल ट्रीटमेंट, और अगर चीफ मिनिस्टर के लिए कोई स्पेशल हम प्रोविजंस क्रिएट करेंगे तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। अब जवाब दो। भाषण देने से काम नहीं चलता, लीगल पॉइंट देने से काम चलता है। आपको अगर नहीं जाना था, जेल में डर लग रहा है, जेल में परेशानी हो रही है, माफी मांग लो, को भाई भगत सिंह के चेले हम नहीं है। भगत सिंह को थोड़ी डर लगता था, आपको डर लग रहा है तो आप बेल के लिए अप्लाई करते। बेल आप अप्लाई नहीं करोगे, बेल इसलिए अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ ईडी के पास सबूतों का भंडार है, और बेल अगर रिजेक्ट होना शुरू हो गया तब तो 2 साल 3 साल तक आप जो है निपट जाओगे, जेल से बाहर नहीं निकलोगे, और आपकी सारी राजनीति, सारी हेकड़ी वो खत्म हो जाएगी। जी, अब बात मुस्लिम आरक्षण पर फंसी कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने के लिए ओबीसी में शामिल कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बताया कि कर्नाटक के मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। आयोग ने बताया कि श्रेणी 2B के तहत कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। आयोग ने कहा कि श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना गया, जबकि श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर पीएम मोदी भी जबरदस्त हमलावर है। ये फैसला क्यों लिया गया आखिरकार? देखिए, ये कर्नाटक में ही नहीं, देश के कई राज्यों में ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां, ये जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टियां, इनकी हसरत है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे, और इन लोगों ने तो कांड कर दिया है। आपने सारे मुसलमानों को 2B के अंदर जो है रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाने का काम आपने कर दिया। तो पहले एक बात तो कहना पड़ेगा, मुबारक हो उन साधु संतों को, गेरुआधारी लिंगायत लीडर्स जो बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब मुंह पे कालिख पोत के कर्नाटक के गलियों में घूमना, क्योंकि ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि भाई बताओ आपने ये काम क्यों किया। ये तो ओबीसी के नाम पे जो रिजर्वेशन मिलता है उसके मूलभूत लॉजिक के ही खिलाफ है। क्यों है, इसको समझ लीजिए। मुसलमानों को ओबीसी के तहत ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, आपने अलग क्या किया और क्यों ये गैर संवैधानिक है? क्योंकि आपने तमाम मुसलमानों को जोड़ दिया, मतलब इसमें अपर कास्ट मुस्लिम्स भी है, शेख, सईद, पठान, बहुत सारे इस तरह के। अब जिस तरह से हिंदू समाज में कास्टिज्म है, मुस्लिम समाज में और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है। तो उसमें बहुत सारे कास्ट अपर कास्ट है, उसको आपने ओबीसी में जो डाल दिया है, इसका मतलब वो ओबीसी के कोटा में, क्योंकि अलग से तो कोई कोटा है नहीं, तो उसमें आप जो है पूरा घालमेल करोगे। तो प्रधानमंत्री मोदी तो ठीक कर रहे हैं कि आप जो हिस्सा ओबीसी का है, जो हिस्सा दलितों का है, उनके अधिकारों को काट के आप मुसलमानों को देना चाह रहे हो, जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो वर्जित है। और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में इस तरह की चीज करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही ये मसला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट,
वो आदेश खारिज कर दिया जाता है। कारण ये है कि संविधान इस मसले में बिल्कुल ही क्लियर है कि धर्म के आधार पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जी, आज की आखिरी खबर में बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कन्नौज सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में पहले तेज प्रताप का नाम घोषित किया गया था। हालांकि तेज प्रताप के नाम की घोषणा होते ही सपा के स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी और आखिरकार अखिलेश यादव मैदान में उतर ही गए। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से होगा। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। वहीं नामांकन के बाद अखिलेश ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं पहली ही बॉल पर छक्का मारूंगा। आखिरकार क्यों कन्नौज से अखिलेश यादव को उतरना ही पड़ा? भाई कन्नौज से याद आया, यही तो था अखिलेश जी के मित्र वो इत्र वाले, कन्नौज में ही पकड़े गए थे ना, नोटों का भंडार मिला था। ये कंफ्यूजन की स्थिति समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा। अब कहां से इनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं यहां से लड़ लूंगा, जीत जाऊंगा। आपका दूसरा उम्मीदवार वो हार जाता, आप मैदान में उतरे हो, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? दो लॉजिक। एक तो आप कंफ्यूज हो थ्रू आउट, 12 उम्मीदवारों को शायद टिकट देकर के वापस लिया गया। यहां भी आपने घोषणा कर दी, खुद ही मैदान में आ गए। अब दूसरा सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस आया कहां से? पहला कारण यह है कि इनको लग रहा है कि वोटिंग कम हो रही है तो चांसेस बन गया है। बीजेपी के वोटर जो है वो नहीं आ रहे हैं। कल जब वोटिंग होगी बाकी सेकेंड फेज की, तो उसमें क्लियर कट पिक्चर भी समझ में आएगा कि आखिर वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। मौसम की वजह से, या फिर बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर जो विपक्ष के वोटर्स हैं वही उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया है। तो ये कल मालूम चलेगा। लेकिन शायद इनके दिमाग में किसी ने डाला कि लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो रही है, विपक्ष के लिए चांसेस बन रहा है। पत्रकारों का एक जत्था है जो इस बात को, इस थ्योरी को, इस नैरेटिव को लगातार पुश कर रहा है। तो एक तो वो, दूसरी चीज, जब से ये खबर आई है कि यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली में दोनों भाई बहन राहुल जी और प्रियंका जी, ये दोनों ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इनका हिम्मत बढ़ा। इनको लगता है कि भाई इन लोगों के आने से एक अलग माहौल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अखिलेश यादव यूपी के बड़े लीडर हैं, उनके उम्मीदवारी को आप इस तरह से नहीं हटा सकते। लेकिन जो माहौल यूपी के अंदर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा रिस्क लिया है अखिलेश यादव। अगर किसी ने उन्हें यह समझा करके ये करवाया है कि नेशनल पॉलिटिक्स में आपकी भूमिका है, तो ये अगर आप सर्टेन नहीं है, जरा सा भी हिचक है, और जो माहौल है यूपी के अंदर, अगर ये हार जाते हैं, जीतेंगे तो कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप हार गए तो आप ये समझिए कि अगला विधानसभा चुनाव भी आपके हाथ से गायब हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी स्थिति मायावती जैसी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर वो असेंबली के दौरान 60% के आसपास आ जाएगा। ये एक बड़ी चिंता है। मुझे लगता है कि ही हैज टेकन ए ग्रेट रिस्क। अगर वो जीत जाते हैं तो बच जाएंगे, हार समाजवादी पार्टी का विनाश कर देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।